सो हेलो जैन फ्रेंड्स। और स्टार्ट करते हैं। आज ये बहुत दिन के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। थोड़ा मैं एसएसबी में बिजी था और अदर भी कुछ एग्ज़ाम्स थे। तो आज बात करते हैं कि कैसे मैंने स्कोर किया जीएस में 40 में एंड कैसे आप स्कोर कर सकते हो। बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि सीडीएस का एग्ज़ाम एनडीए या फिर और कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो। आपका एग्ज़ाम पास में आई थिंक 12 अप्रैल को है। तो कैसे जीएस में आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो इन बचे हुए लास्ट दिनों में। बस आपको काम यही करना है कि आपको अब कुछ भी न्यू पढ़ने की नीड नहीं है। आपने जो पढ़ लिया है बस उसी को रिवाइज करना है। एंड आप जितना भी उसका रिवीजन करते हैं क्योंकि आपके इसमें केवल एक चीज़ होगी जो आपका नंबर स्कोर करेगी, क्योंकि आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जीएस में जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में आपके, चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, तो उसमें पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनकी वैल्यू है ही ज़्यादा, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि वो पेपर में आने ही आने हैं। तो इसी टॉपिक पे लेके आज बात करते हैं। जैसे आपने अभी तक पढ़ लिया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इस बात को मेरी फॉलो कर लेते हैं, जो आपके बचे हुए दिन हैं इसमें आप जो मैं बता रहा हूँ इसको अगर फॉलो कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आप जीएस में 40 to 50 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। और रही बात, आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा, जीएस भी पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ा होगा, इंग्लिश जो भी पढ़ा होगा, तो आप अब बहुत पढ़ चुके होंगे। नो डाउट आपने पढ़ लिया होगा और आप मॉक दे रहे होंगे, कोई रिवाइज कर रहा होगा, कोई अपना टेस्ट सीरीज कोई कोचिंग की ज्वाइन किए होगा। बट मैं आपको कुछ ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं जीएस और इंग्लिश में। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है कि जैसे मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग में आपके जीएस सेक्शन की। तो जीएस सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो तो जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी हैं क्लास 9th और 10th की, तो जो इसको आपने अगर पढ़ लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। 9 10th की एनसीईआरटी के जो मेन मेन चैप्टर हैं उनको देखना है कि क्या इसमें सीडीएस ने 5 सालों में कोई भी क्वेश्चन पूछा है। यानी कि आपको पीवाईक्यू देखना है कि सीडीएस ने पिछले 5 सालों में क्या कभी इस टॉपिक से इस क्वेश्चन पूछा है, इससे क्वेश्चन पूछा है। जैसे टॉपिक हो गया आपका सेल, जो मेन मेन टॉपिक है बायो में, सेल हुआ एंड टिश्यू हुआ एंड आपका रिप्रोडक्शन हुआ एंड ये रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं कि इनसे सीडीएस क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एंड सेकेंड थिंग, आपको साइंस की एनसीईआरटी 9 10th की ये आपको पढ़नी ही पढ़नी थी। एंड ज्योग्राफी में 11th की बोथ एनसीईआरटी, एक फिजिकल एंड सेकेंड इंडियन, तो ये दोनों एनसीईआरटी ऐसी थी कि आपको पढ़नी ही पढ़नी थी और आई होप कि आपने ये पढ़ी ही होंगी। सो सेकेंड थिंग, अब आपको ये देखना है कि आप जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है, तो आपको जो वहाँ पे मॉक हैं वो देने हैं, क्योंकि ये टाइम है जो आपका, तो इसमें आपको मॉक देना ही देना है। चाहे इंग्लिश हो चाहे आपका जीएस हो, तो आप कोशिश करिए कि पर डे या तो सेक्शनल मॉक या फिर एक फुल मॉक आप देने का पूरा ट्राई करिए। और उसके बाद लोग मॉक दे तो देते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस करिए कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, किन किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक आप करने में कैपेबल हैं, कौन से टॉपिक आप करने में कैपेबल नहीं हैं। तो इंग्लिश का जो, जैसे मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, तो इंग्लिश में आप कुछ ना करिए, बस आप कुछ ना करिए क्योंकि आप बहुत पढ़ चुके हैं। आप बस 2025 से एंड हो सके तो 2020 तक, ये 5 सालों के आपके टोटल क्वेश्चन पेपर हो गए 10। तो आप ये पेपर दीजिए और इसमें देखिए कि आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 60 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश में, तो यकीन मानिए कि आप पेपर में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। क्योंकि जो मेन स्टूडेंट एस्पिरेंट गलती करता है कि वो सीधे जाके पेपर देता है और वहाँ पे उसको सब कुछ नया लगता है।
तो आप अगर यहाँ पे आपने मॉक दिए रहेंगे, 20 मॉक देंगे आप जीएस में या फिर इंग्लिश में आपने 20 मॉक दिए होंगे, तो आपको पेपर में कुछ न्यू नहीं लगने वाला है। और पेपर में कुछ न्यू नहीं लगेगा तो आप एक फर्स्ट रीडिंग में या सेकेंड रीडिंग में हर हाल में 90% पेपर कर लेंगे। क्योंकि सीडीएस निकालना कोई टफ टास्क नहीं है कि आप घबरा रहे हैं भैया सीडीएस का पेपर है कैसे निकलेगा, ये तो टफ होता है और टफ पेपर में कैसे स्कोर करेंगे। तो अगर टफ होता है तो सबने एक जैसी तैयारी की है, तो आपने भी सेम तैयारी की है, इसने भी सेम तैयारी की है, इसने भी सेम तैयारी की है। अगर वो बच्चा वहाँ पे 70% स्कोर कर रहा है तो यकीन मानिए आप भी उसी लाइन में हैं और कट ऑफ भी आप ही डिसाइड करेंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है कि भैया इतना कम स्कोर हो रहा है, इतना कम स्कोर कर पा रहे हैं, क्या करें। बस जो मेन चीज़ है, आपको अभी मल्टीपल रिवीजन करना है। आप जितना एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करते जाएंगे, ट्रस्ट मानिए आपको सीडीएस निकालने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आपको रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे अपने साइंस का एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद आपने 2 घंटे साइंस की एनसीईआरटी रिवाइज किया, एंड देन आपने ज्योग्राफी का 2 घंटे रिवाइज किया, आपने भैया फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी। उसके बाद आप सीधे पीवाईक्यू देखिए, सेक्शन वाइज पीवाईक्यू कि मैंने जो पढ़ा है क्या वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं तो आप उनको करने में कैपेबल हैं कि नहीं। आपकी सिर्फ ये पीवाईक्यू ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो डिसाइड करता है कि आप पीवाईक्यू कर पाते हैं। और सेम थिंग इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको क्या करना है कि आपने वोकैब किया है या आपने S1 S6 किए हैं या फिर आपने अदर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई होंगी। तो बस आप कुछ नहीं तो किसी भी प्लेटफॉर्म से, या फिर मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं ऑफलाइन टेस्ट दीजिए या फिर कुछ भी करिए, जहाँ से आपको मिले आप फुल मॉक या फिर सेक्शनल मॉक दीजिए। बस आप देखिए कि आपने जो पढ़ा है क्या वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका टाइम इतना कम बचा है कि आपको अब चीज़ों को आपने जो रिवाइज किया उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। आप देखिए सारे आपके जो ब्लैंक हैं वो टिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़ नहीं सकते आप। और जो मेन आपको याद रखना है कि अब कुछ न्यू नहीं पढ़ना है। ये बात आप सोच लीजिए, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपको कुछ भी अब न्यू नहीं पढ़ना है। क्योंकि जितना भी न्यू पढ़ेंगे आप उतना ही आपको और चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। उससे अच्छा जो आपने पढ़ा है उसका मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। और इस समय अगर आप जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी भी पढ़ा, तो आप मेन ये देखिए, ये स्मार्ट अप्रोच होती है, ये होती है स्मार्ट अप्रोच। तो आप मेन ये देखिए कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन पिछले 5 सालों में आए भी हैं या नहीं। आपको ये देखना है कि 5 ईयर में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने टॉपिक पढ़ा, राइट। लाइक मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ा या फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा या फिर यूनियन पढ़ा, तो ये देखिए आप कि उसमें से आपके 5 ईयर में पूछे गए हैं कि नहीं। तो अगर आपकी इस तरह से अप्रोच होती है तो आप सच में कैपेबल होंगे। कोई बड़ा टास्क नहीं। जब मैंने क्वालिफाई किया है सीडीएस एफ कैट, तो उसमें आप भी क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चे के पास सीखने की क्षमता होती है, हर बच्चा सीख सकता है, बस अनलेस अनटिल उसने मैक्सिमम रिवीजन ना किया हो। क्योंकि आपको रिवीजन मैक्सिमम करना ही करना पड़ेगा, उसको आप डिनाई, उससे आप दूर भाग नहीं सकते। और सेकंड थिंग ये है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी टेस्ट कोई दिया, तो टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, लाइक इंग्लिश में आपके 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, तो आप कोशिश ये करिए बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल उससे वो ना हो। बस आप ये करिए कि जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं तो वो कहाँ से गलत हुए हैं, किस टॉपिक से गलत हुए हैं, और ट्राई करिए, एनालिसिस करिए मॉक का। और कोशिश करिए कि जो आपके क्वेश्चन इस बार गलत हुए हैं वो नेक्स्ट टाइम पे गलत नहीं होने चाहिए। लाइक आपका जैसे वोकैब, देखो वोकैब तो एक ऐसी चीज़ है कि आप वो कंप्लीट कभी कर ही नहीं सकते हो।
ऑनेस्टली कभी नहीं कर सकते हो कंप्लीट। कि आपको लगता है भैया इतनी 600 वोकैब हैं, 600 वोकैब कर ली तो अब तो सिलेक्शन हो जाएगा, जो पेपर हम पढ़ेंगे 600 में से फंस जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप वोकैब कंप्लीट नहीं कर सकते हो, बट आप ये कर सकते हो कि वोकैब में एक होता है क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो इसमें देखना ही है, बट जो 4 ऑप्शन हैं इनके क्या सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं वो भी देखने हैं। तो ऐसे आपके अगर क्वेश्चन आते हैं एंटोनिम सिनोनिम के टोटल 20, तो आप 20 से आप कम से कम इसमें से 100 क्वेश्चन वोकैब के तैयार कर सकते हो। तो आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए। और आपके जो पार्ट ऑफ स्पीच है या फिर अदर थिंग है, तो आपको उतना जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो आपको डालता रहूँगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको। एंड फिर मैं कहूँगा कि आपको रिवीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है इंस्टेड ऑफ कुछ न्यू पढ़ने पे। आपको न्यू कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको रिवीजन 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 करना है। एंड मैं पर्टिकुलर वीडियो अभी ज्योग्राफी की हुई आपकी, या फिर पॉलिटी की हुई, साइंस की हुई, तो आपको लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा फिर। तो बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।